दिया था आधा, तब इसको पूरा करा दूंगी। अब सब लोग बोर्ड पे देखो एक बार, आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये टेबल कराया था, टॉपिक नहीं पढ़ाया था। संघ सरकार, आज फर्स्ट डे है इस टॉपिक का और ये आपका चैप्टर है पूरा, तो ध्यान से इसका बेस समझना। आज की क्लास तुम्हें अगले लगभग 10 दिन तक फायदा देगी, क्योंकि ये समझ लिया तो पूरी राज्य सरकार भी आसान दिखेगी। आप किताब छोड़ के सिर्फ बोर्ड पे देखो। आपके देश में सबसे बड़े लेवल पे जो काम करती है वो यूनियन गवर्नमेंट है। और जब भी सरकार की बात आए तो आपको ये याद रखना है कि सरकार के कई चेहरे हैं। जो आपको दिखता है सिर्फ अकेला वो नहीं है। आपके देश में दो बहुत बड़ी चीजें हैं, एक को आप कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। जितने आपने और मैंने एमपी बनाए हैं या हिंदी में सांसद बनाए हैं, ये सब जाके या तो लोकसभा के मेंबर बन गए या राज्यसभा के। लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ आप भेज सकते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। यानी लोकसभा की असली पावर लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। कारण हर 5 साल बाद आपके पास एक राइट आता है, वोटिंग राइट। और ये अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है। आपके देश में वोट डालने का अधिकार, जब आप पहली बार इलेक्शन के बारे में सुनते हैं ना, 1951-52। अब ये 51-52 क्या बला है, या तो 51 कहें या 52 कहें, तो इसका लॉजिक सुन लो। पहली बार इलेक्शन आपके देश में जब आप आज़ाद हुए तो नहीं हुए थे। आप 47 से 50 तक एक ये मान लीजिए कि महारानी ब्रिटेन के ही अधीन काम कर रहे थे, चाहे आप आज़ाद थे। आप डोमिनियन स्टेट्स के रूप में काम कर रहे थे। और 1947 से 50 तक आपने अंग्रेज़ों के टाइम में बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपने देश चलाने के लिए एक बेस बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप इसको कैरी ऑन करते रहे आज़ादी के बाद भी, और आपने 2.5 साल लगा दिए आज़ाद होने के बाद अपनी किताब लिखने में, जिससे आपका देश चलेगा। और 2.5 साल बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को आपने अपने भारत की खुद की लिखी हुई किताब, जिसको आपने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लागू किया। डेट थी 26 जनवरी 1950। इस दिन से आप रिपब्लिक कहलाए। इस दिन से आपके देश ने कहा अब हम पूरी तरह से रिपब्लिक हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। और आज से हमने 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यूज करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। भारत का अपना लिखित संविधान है, इससे देश और पूरा समाज चलेगा। और 26 जनवरी 1950 के इस किताब के अकॉर्डिंग आपके देश में इलेक्शंस कराए गए, क्योंकि इस किताब के आर्टिकल्स में लिखा था इलेक्शंस कैसे होंगे, कौन कराएगा, कहां से पैसा आएगा, सब कुछ मेंशन था। तो आपके देश में एक चुनाव आयोग बनाया गया, इलेक्शन कमीशन, जिसमें कि एक कमिश्नर था, इलेक्शन कमिश्नर। और उसके पूरे देख रेख में आपके आज़ाद भारत में आज़ादी के कई साल बाद जाकर सितंबर अक्टूबर 1951 में आपके चुनाव स्टार्ट हुए, चुनाव शुरू हुए। क्योंकि देश में पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, इतना बड़ा देश, तब भी आप करोड़ों की आबादी थी। आपको ऐसा नहीं कि बहुत कम थे। जब आज़ाद हुए ना तो आप 40 करोड़ प्लस थे। तो आप सोचो उसके 4-6 साल बाद आप 45-46 करोड़ आराम से थे। यानी आज से आधी आबादी। इतने बड़े इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई हंसी मजाक नहीं था। नहीं तब आपके पास ईवीएम थी कि आपने मशीन का बटन दबाया और काउंटिंग हो गई। तो एक बड़ा प्रोसेस था, इसलिए कई महीने लगे। और आप इसको देखते हैं मार्च अप्रैल 1952 तक ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चलता रहा। और फाइनली जाके जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, पूरे देश में से इलेक्शन कंडक्ट करा के, तो मई में आपकी लोकसभा का गठन हुआ, 11-13 मई 1952। यानी इलेक्शन स्टार्ट हुए थे 1951 में, लेकिन इलेक्शन एंड हुए 1952 में। और आपकी लोकसभा बनी है कब पहली बार? हाँ, तो 1952। इसीलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो लैंग्वेज देख के टिक मार्क करके आना। अगर वो कहें पहले चुनाव कब संपन्न हुए, तो मतलब एंड हुए, आंसर क्या टिक करोगे? 52। कब प्रारंभ हुए, तो 51। कब से कब तक चले, तो 51-52। तीनों आंसर ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर तुम्हें टिक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? जब ये 1952 में लोकसभा बनी ना आपकी, उस टाइम पे आपके जो आपके दादा के टाइम के लोग थे, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पूरे देश में अलग अलग चरणों में चुनाव हुए। और उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन सी पार्टी उभरी थी? कांग्रेस। इसके साथ साथ कुछ ही दिन बाद आप देखते हैं राज्यसभा का भी गठन हो गया। इसमें जनता ने कुछ नहीं किया, लेकिन राज्यों की सभा बन गई थी। हर एक राज्य के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, जिनको उस राज्य के एमएलएज ने चुन के भेजा था। राज्यसभा का नाम आज भी राज्यसभा है, तब इसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये पेपर में पूछते हैं बहुत बार, इसका पुराना नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये कब तक रहा? 1954 तक। 1954 के बाद से इसका नाम पड़ गया राज्यसभा। इसका नाम स्टार्टिंग में भी लोकसभा था, आज भी इसका नाम लोकसभा है, कोई चेंज नहीं किया। ये हमने किससे देख के सीखे हैं? अंग्रेजों से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया। उनके यहाँ लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स मतलब आम आदमी, हाउस ऑफ कॉमन्स। और इसे वो लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की टक्कर में आपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया, जिसको आगे जाके 54 में आपने क्या नाम दे दिया? राज्यसभा। लोकसभा स्टार्टिंग में भी लोकसभा थी, आज भी लोकसभा है। क्या ये बात समझ में आ गई? पुराना नाम कई बार एग्जाम में आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 1954 में पढ़ा। तो आपके देश में लोकसभा और राज्यसभा दो चीजें हैं। लोकसभा के मेंबर्स को नाम से पकड़ गए तुम, कौन भेजती है? जनता। इनको कौन भेजते हैं? और राज्य में कौन बैठे होते हैं? एमएलए।
एमएलए आप सबने 7वीं 8वीं में खूब पढ़ा हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको कोई भी राज्य के लोग अपने राज्य के लिए स्पेशल, भाई हमारे राज्य के काम करेगा, कौन करेगा, तो हमारे राज्य का एमएलए, हमारे इलाके का एमएलए, यानी अपने लोकल लेवल पे काम के लिए जिसको हम चुनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एमएलए। और देश के स्तर पे जिसको आप भेजते हैं, इन दोनों में उनको आप कहते हो ये हमारे एमपी हैं। एमपी देश में आपको रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में बैठ के, और एमपी जनता के रूप में जाके बैठ जाते हैं लोकसभा में, जनता के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें आप कुछ नहीं करते, ये आपके राज्य के किसने बना के भेजे हैं, एमएलए। और अजीब बात देखो, एमएलए ने कौन बनाए हैं राज्य से, एमपी। बड़ा कौन होता है, एमपी या एमएलए, एमपी। लेकिन राज्यसभा के एमपी कौन बनाते हैं, एमएलए। वो खुद एमएलए नहीं होते। एक एग्जांपल देती हूँ, यूपी में सबसे ज्यादा एमएलए हैं 403। एक एग्जांपल हरियाणा से लेते हैं, हरियाणा में एमएलए हैं 90। एक दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली में है 70। अब सब जगह एमएलए अलग अलग हैं, एमपी भी अलग अलग हैं, ये सबसे ज्यादा हैं। और दिल्ली एक राजधानी है इसलिए हरियाणा वैसे एग्जाम्पल दे दिया। अब ये 403 अपने हरियाणा से, ये से यूपी के है ना, ये 403 लोग 31 लोगों को चुनेंगे। वो 403 से अलग होंगे और 31 लोगों को कहेंगे आप जाइए और हमारे यूपी को प्रेजेंट कीजिए। कहाँ बैठकर? ये 90 लोग 5 लोगों को चुनेंगे और कहेंगे आप जाइए और हरियाणा को रिप्रेजेंट कीजिए। कहाँ बैठकर? राज्यसभा। आपको हम राज्य से भेज रहे हैं, आपको जनता नहीं हम भेज रहे हैं। ऐसे दिल्ली के 70 एमएलए कितनों को भेजेंगे? 3 को। ये जाके बैठ जाएंगे राज्यसभा में। यानी राज्यसभा में आप और मैं नहीं भेज सकते। राज्यसभा में भेजने वाले कौन लोग हैं? एमएलए। एमएलए एमपी को भेजते हैं अपने राज्य के लिए। पहले पता है क्या था, जिस राज्य से जाएगा एमपी, उसी राज्य का मेंबर, उसी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो। यानी हरियाणा से हरियाणा का आदमी जाएगा, यूपी से यूपी का आदमी। लेकिन अब क्या कर दिया कुछ साल पहले कि किसी भी स्टेट से किसी को भी एमपी बना के भेजा जा सकता है। ये बैकडोर एंट्री का बहुत बढ़िया काम हो गया। और कोई भी आदमी अगर चाहता है सरकार में एंट्री और सरकार का चहीता है, तो किसी राज्य में जहां से सीट खाली होती हो वहां से उसको एमपी बना के राज्यसभा में बैठा दो। ये इनका तो हो गया फायदा। हमसे तो ना पहले पूछते थे ना आज पूछते हैं। इसमें तुम्हारा खुद का कोई मेंबर नहीं जाएगा, ना तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हारा सारा रिप्रेजेंटेशन कहां जाके बैठा है? लोकसभा। लोकसभा में जनता से गए हैं लोग, हैं दोनों एमपी। इसको डायरेक्ट आपने चुना, ये डायरेक्ट आपने नहीं चुना। ये कैसे गए हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट। लोकसभा में टोटल पूरे देश से 543 पहले जाया करते थे 2, लेकिन पिछले साल इस पेंडेमिक से ठीक 2 महीने पहले जनवरी 2020 में एक बहुत बड़ा चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन की उस किताब में 104वां संविधान संशोधन करके लिख दिया। अब 105वां हुआ है लास्ट इसी साल अगस्त में, 104वां हुआ था पिछले साल जनवरी में। इसमें लिख दिया अब के बाद इस देश में कोई भी आदमी या औरत जो किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, एंग्लो इंडियन, इनको ना तो एमएलए ना ही एमपी नियुक्त किया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा। इलेक्शन में खड़े हो जाओ, मना नहीं है, लेकिन पहले क्या थे, इनको डायरेक्ट बना देते थे बिना इलेक्शन लड़े। ऐसे बोलते हैं नॉमिनेशन। एक होता है इलेक्शन, एक होता है नॉमिनेशन। इलेक्शन में खड़े होना पड़ता है, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों से हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति की मर्जी से, भाई इसको बना दे, ये एंग्लो इंडियन है, जिसको आप जानते भी नहीं है। पहले एंग्लो इंडियंस इंडिया में एमएलए और एमपी की सीट पे सिर्फ इसीलिए बैठने के हकदार थे क्योंकि वो जन्म ले गए एंग्लो इंडियन में। एंग्लो इंडियन क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है। एंग्लो होता है आंगल और इंडियन है भारतीय, यानी आंग्ल भारतीय। अब ये कौन है? ये लिखे हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो वेस्ट है, पहले काम का था। एक आर्टिकल में आपके में एक्सप्लेन किया था कि एंग्लो इंडियन कौन, तो कहा गया कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा आदमी औरत जिसका जन्म हुआ हो इंडियन लेडी से, यानी उसकी माँ हो भारतीय और उसके या तो पिता या उसके दादा अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच या कोई भी रहे हो, यानी किसी विदेशी ने इंडियन औरत से शादी की और वो यहीं रहने लग गया आपके भारत में, तो उसको हमने कह दिया भारतीय तो है लेकिन इसका मूल अंग्रेजी है। तो उनके जो बच्चे हुए उनको एक खास ग्रुप से बिलोंग करता हुआ माना गया और ऐसे बच्चों को नाम दिया गया आंग्ल भारतीय। पिता या दादा विदेशी और माँ जिसने जन्म दिया वो देशी अपने इंडिया की। तो ये आपके यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज है। आगे पिता की जात पात दिख जाती है और पीछे इनकी माताजी जो कि भारतीय हैं, इनको कहते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय सिर्फ इसीलिए इलेक्शन के बिना ही आ सकते थे क्योंकि वो इस ग्रुप के थे, 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन पिछले साल आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा अब देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, जो लोग उस टाइम थे वो मर गए होंगे जो उस टाइम उस स्टेज में थे एमपी एमएलए बनने के। आगे हम किसी एंग्लो इंडियन को एमएलए एमपी सिर्फ नॉमिनेट नहीं करेंगे, इलेक्शन में खड़ा हो जीत ठीक है बन सकता है, ऐसे नहीं बनाएंगे। कौन से अमेंडमेंट से कर दिया ये? इसलिए अब आपकी टोटल सीट 545 नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे, मैं खुद पढ़ाती हूँ जब स्कूली बच्चों को, वहाँ आज भी 545 लिखा है। तो उनको मैं ये साथ साथ बताती हूँ कि एनसीईआरटी को बदलने में अगले 10 साल लगेंगे। सरकारी चीज़ें इतनी जल्दी सुधार में नहीं आती, लेकिन ये आपको सुनना और याद करना पड़ेगा कि लोकसभा में अब 545 की जगह सिर्फ कितने मेंबर होंगे? 543। कभी 7 और मिल जाएंगे। तो मैं बेसिक बैच में मैंने कश्मीर की कहानी सुनाई होगी। कश्मीर के एक हिस्से पर किसने कब्जा कर रखा है? ये किसके कब्जे में है?
पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस हिस्से को कभी अगर हमने लिया अपने कब्जे में, क्योंकि हमारा ही था, आज यहाँ LOC है, इस हिस्से को कभी अगर हम ले पाए तो यहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती है, और कभी अगर इस आबादी ने अपना वोट दिया भारत के लिए तो कितने MP आएंगे यहाँ से? 7। जब कभी ऐसा होगा तो हमारी सीट 550 हो जाएंगी, या कह लीजिए हो सकती हैं और हो सकती हैं में बहुत अंतर होता है। आप यहाँ इस क्लास में बैठे हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, एक लंबा सफर है ये, हैं और सकते हैं, इसके बीच के सफर को तय करना आसान नहीं है। ऐसे ही ये 7 सीटें आसान नहीं है। ये कब तुम्हें मिलेंगी? जब तुम्हें क्या मिल जाएगा? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो भी लेना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत मारकाट और इस सब के बाद भी कोई उम्मीद है नहीं। तो प्रेजेंट में आपकी कितनी सीट्स हैं? 500। कितनी हो सकती हैं ये? कब मिलेंगी ये 7 सीटें? कभी अगर PO के हमें मिला। क्लियर हो गई सबको ये? अब ये 550 को अगर मैं मान के चलूँ ऐड करके, तो ये 550 देखो कैसे बनेंगी। 530 आएंगे स्टेट्स से। आपके देश में कितने स्टेट्स हैं? 28। और 20 आएंगे UT से। कितने UT हैं? 8। अगर कभी ये UT कश्मीर वाला हिस्सा मिला ना PO के वाला, तो इसको हम UT ही बनाएंगे, इसको स्टेट नहीं बनाएंगे। हमने कश्मीर भी तो स्टेट से हटा के क्या बना दिया? UT, पहले स्टेट था। तो ऐसे ही आप यहाँ से, यानी यहाँ कम है आपके साथ। ये प्रेजेंट में 530 पूरे आ रहे हैं, इनमें से कितने आ रहे हैं? 13। कितने कम हैं? 7। 530 और 13 मिला के कितने हो गए? इतने ही हैं प्रेजेंट में। आ गई ये बात समझ में? ये बहुतों को लास्ट तक समझ नहीं आएगी। वो अलग से UT पूछ सकते हैं, स्टेट पूछ सकते हैं, कितने हो सकते हैं और कितने हैं, और 104वें संविधान संशोधन से पहले कितने थे, कौन हटा दिए। ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। बताओ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर मैक्सिमम कह रहे हैं तो 550। प्रेजेंट में कितने हैं? अभी 1 साल पहले तक कितने हो सकते थे और कितने हुआ करते थे? कौन गायब थे? ये 2 किसमें चेंज आया? ये एंग्लो इंडियन। कौन सा अमेंडमेंट? 104वां पिछले साल का। ये किस तरह से बने 543? किस तरह से ऐड किए? 30 + 13। ये कौन है? UT। और ये हैं स्टेट्स। ये 7 गायब है। कौन 7? PO के। अगर इसमें 7 आ जाए 13 में तो फिर यही ना हो जाएगा। तो ये है टोटल फिगर। क्लियर हो गया सबको ये? अच्छा, अब देखो इसी के पैरेलल में, ये तो लोकसभा की कहानी थी। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तुम जब बेसिक बैच में रहे होगे, मैंने एक लिस्ट याद कराई होगी। 80, 31, 40, 16, 42, 16, 26, 11, याद है? ये किसकी सीटें थी? लोकसभा और राज्यसभा की, कम वाली राज्यसभा की। ध्यान से देखो, राज्यसभा में टोटल सीट हो सकती हैं 250, सकती हैं लेकिन है नहीं। प्रेजेंट में सीटें हैं 245। ये 5 कहाँ की होंगी? PO के। इसकी कितनी थी? 7, क्योंकि लोकसभा की हमेशा ज्यादा होती है और राज्यसभा की हमेशा कम होती हैं। इन 245 को 2 तरीके से याद करना है। 233 अगर इसमें से माइनस कर दूं तो 12 बच गए। ये 233 भेजे हैं MLAs ने, जो भी मैं समझा रही थी, MLA MP को भेजते हैं। ये MP हैं, लेकिन इनको बनाने वाले कौन हैं? MLA ने भेज दिए MP। पूरे देश से 233। जैसे ये 543 भेजे थे ना जनता ने, ऐसे यहाँ MLA ने भेज दिए 233। ये 12 किसी ने नहीं भेजे, ये 12 मनोनीत हैं, नॉमिनेटेड हैं। किसी खास ग्रुप के होने के कारण इनको हक मिल गया कि ये यहाँ आके बैठ सकें। इनको बैठाने वाला है राष्ट्रपति, और वो नाम भेजती है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये खास लोग हैं क्योंकि ये 12 लोग सिर्फ और सिर्फ कला के क्षेत्र से, यानी आर्ट से जुड़े हुए हों, हीरो हीरोइन, थिएटर पर्सनालिटी, राइटर, पोइट कोई भी, या ये विज्ञान से, साइंस से जुड़े हों, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, APJ टाइप का कोई बड़ा आदमी जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, या ये समाज सेवी हों, सोशल वर्कर हों, इससे जुड़े रहे हों, या कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, लिटरेचर, कोई किताब लिखने वाला, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में कितना बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था ना। इन 4 फील्ड से काम करने वाला, आर्ट में अब खेल भी है, इसलिए सचिन तेंदुलकर MP रहे थे, अगर आपको पता हो तो। सचिन, आपको पता हो तो रेखा MP है आपकी, है ना, जया बच्चन रही, या मिथुन चक्रवर्ती रहे। इन सबको किससे जोड़ा जाता है? खेल भी किसमें आएगा? आर्ट में। तो जो इस तरह के खिलाड़ी विलाड़ी सीधे बन जाते हैं, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना। साहित्य का मतलब होता है किताब लिखने वाले, तो इसमें मेनली आते हैं राइटर्स और पोएट्स, कवि। और समाज सेवा, सोशल वर्क जो करता हो, वैज्ञानिक कोई हो। ये अगर आप देश के बेस्ट है ना, क्रीम है, तो इनमें से 4-4-4 या 3-3 या जैसा ठीक लगे, ऐसे कितने आदमी टोटल बुला लेते हैं? 12। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये MP तो बन गए, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पे बन गए। कोई चोरी करके या इस तरह से कि नुकसान किसी का करके या झूठे वोट लेके नहीं बने, ये अपनी काबिलियत पर, ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे ही याद कर लेना, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। कितने आदमी आए? ये 12। अपनी मर्जी से भी नहीं आए, इनको बनाया है राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ये है आपका टोटल। किस तरह से आएंगे, समझ में आ गया ये? ठीक है। अब देखो, लोकसभा लोगों की सभा, मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। लोकसभा और राज्यसभा, बताओ कौन सी लोगों की सभा है? पावर किसके हाथ में है? ये किसने भेजी है? और राज्य में क्या तुमने भेजी है या MLAs ने? यहाँ दोनों जगह बैठने वाले आदमी क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। इसमें टोटल कितने हो सकते हैं?
इसमें अब तो 50, अब वो तो हट गए ना, इसमें कितने हो सकते हैं? हाँ, लेकिन ये 550 होते तो नहीं, कितने होते हैं? कितने गायब हैं? कहाँ के? ये कितने? इसके कितने गायब हैं? ये भी पीओ के। इसको सबको जनता ने भेजा, सारे के सारे, कोई नॉमिनेटेड नहीं है। इसमें आपने देखा 233 एमएलएज ने और 12 कौन हैं? एक्सपर्ट्स। तो बताओ पूरे पार्लियामेंट में कितने लोग नॉमिनेटेड हैं? पूरे पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो पूरे में नॉमिनेटेड सिर्फ 12 है। अगर पहले आते तो आंसर होता 14। ये 2 कहाँ गायब हुए? एंग्लो इंडियन, अब बनेंगे ही नहीं कभी। इलेक्टेड हो सकते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। अब ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ी भीड़ है, इनके लिए आज तक कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं बनी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है कोई सी जगह जाने की। हर जगह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है ना, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन लिखित में नहीं है। यानी ये पढ़े लिखे हो भी सकते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, ये अनपढ़ भी हो सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। आपने मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा ना सबने, गूंगे प्रधानमंत्री, जिनको बहुत लोग कहते थे वो महामूर्ख थे। वो जो उनको गूंगा प्रधानमंत्री कहते थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। कभी उनकी हिस्ट्री निकाल के पढ़ना, गूगल पे सर्च करना। वो प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो रीडर रहे थे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुखिया रहे थे, वो आपके आरबीआई के गवर्नर रहे थे। जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा आदमी है, वो बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते वो बोल नहीं पाए, अदरवाइज उन जितना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आपके देश में नहीं हुआ। आप जितने आज तक के पीएम है ना, सर की सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्च कर लेना, आपको खुद फील होगा ये हाईली एजुकेटेड आदमी था। इनकी कोई योग्यता नहीं है। यहाँ अनपढ़, अंगूठा छाप, काला अक्षर, भैंस बराबर भी जा सकता है, और यहाँ हाईली क्वालिफाइड भी जा सकता है। क्योंकि क्या नहीं रखी गई है? फिर इनकी क्या योग्यता रखी गई? इनकी योग्यता के नाम पे क्या रखा गया जानते हो? कहा गया यहाँ जाने की योग्यता है, अगर आपको यहाँ जाना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, यहाँ जाना है तो 30 साल, ये योग्यता है। और योग्यता, आप भारत के नागरिक हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई पाकिस्तान से आके तो यहाँ नहीं बनेगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो पैदा है वो तो नागरिक है ही। इनके लिए भी आप भारत के नागरिक हो। तीसरी क्वालिफिकेशन रखी, आप किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है? ध्यान से सुन लो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये कहीं लिखा ही नहीं है, बस ये लिख दिया। बाद में इसको एक्सप्लेन करते टाइम क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो लोग कहलाएंगे आप लोग लाभ के पद पे बैठे हो। तो कैसा लाभ का पद? क्योंकि आप सैलरी लेते हो, आप देश की या तो केंद्र सरकार से रुपए लेते हो, सेंट्रल सर्विसेज में हो, या आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेते हो। अगर आप एचएसएससी के थ्रू लगे हो हरियाणा में, तो हरियाणा सरकार से पैसा लेते हो। आप एसएससी के थ्रू लगे हो तो दिल्ली से, मतलब देश से पैसा लेते हो। और अगर आप यूपी पुलिस में लगे हो तो यूपी से पैसा लेते हो। राजस्थान में हो तो राजस्थान। आप किसी भी फॉर्म में अगर तनख्वाह लेते हैं इनमें से किसी एक से, तो आप किस पद पर बैठे हैं? लाभ का पद। एक चपड़ासी भी लाभ के पद पर है, और पता क्या लिखा? लिखा ये पद लाभ के पद में नहीं आएंगे। लिस्ट बना दी, कौन से पद लिखे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये लाभ के पद में नहीं आएंगे। इनकी सबसे भारी भरकम सैलरी है। सरकारी नौकरी पे किसी की बहुत भारी भरकम सैलरी नहीं होती। इनकी सैलरी है 5 लाख रुपए, इनकी 4 लाख, इनकी 3.5 लाख। इसकी थोड़ी कहने को कम है, लेकिन कितने फायदे हैं तुम सब जानते हो। मंत्रियों की सैलरी भी 1.30 1.40 के आसपास पड़ती है। ये लिखित में नहीं है, आरटीआई से पता चलती हैं ये बातें, ये लिखित में है। इतनी सैलरी लाभ के पद पे नहीं आती। लेकिन कोई ग्रुप डी लगा हुआ अगर 22,000 रुपए कमा रहा है, तो वो किस पद पे बैठा है? लाभ का पद। ये जानते हो क्यों रखा गया? एक बड़ा कारण जो अब समझ में आता है, लाभ के पद पे बैठा आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो क्या कंडीशन है? अगर आपको इलेक्शन में खड़े होना है तो सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ने का जज्बा तुम्हें क्या लगता है? बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है? सरकारी नौकरी छोड़ना नामुमकिन बराबर है, कोई मजाक नहीं होता सरकारी नौकरी छोड़ना। सरकारी नौकरी के मतलब पता है? आपके साथ सरकार पूरी जिंदगी चलती है। सरकारी नौकरी में आप कितने मेंटली फ्री हैं। घर में कोई भी दिक्कत हो गई ना, मान लो किसी को भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो गया जिसका खर्चा ही 1 करोड़ का है, उसकी इतनी दवाइयां और ये सब आएंगे, ये सरकार देगी। सिर्फ उसका नहीं जिसको हुआ है। अगर किसी, मान लीजिए कि एग्जांपल है, किसी क्लर्क को, किसी टीचर है, किसी को हो गया, उसका फैमिली कार्ड बनता है नौकरी लगते ही तुरंत में, और वो कहते हैं इस कार्ड में आप उन सबके नाम लिख दो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपका वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो आपके इन लॉज, वो आपका बेटा बेटी, आपका परिवार। आप जिसके घर आपकी शादी, अगर लड़की है तो उसके ऊपर सारा परिवार डिपेंड दिखा सकते हैं, लड़का है तो दिखाना ही दिखाना है। आपके जितने डिपेंडेंट होंगे ना, सबका खर्चा सरकार देगी। अगर आप सिर्फ एक नौकरी भर में पहुंच जाते हैं तो आप देखो, सरकारी नौकरी का फायदा सिर्फ तनख्वाह नहीं है। सरकारी नौकरी के असली फायदे सिक्योरिटी है। सरकारी नौकरी को कहा जाता है ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, आपकी चिंता खत्म है। अब जब ये पेंडेमिक आया ना, तो लोगों की 5-5 लाख की नौकरियां खत्म हो गई, लोग नौकरियों पे से हट गए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी टोटल वर्क पावर को, अगर 100 लोग लगे थे ना, 20 को काम पे रखा, 80 को कह दिया सर माफ कीजिए, जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे। वो 80 घर जाके बैठ गए। एक भी सरकारी नौकरी पे से आदमी नहीं हटाया सरकार ने, चाहे सरकार प्रॉफिट में थी या लॉस में गई, चाहे आपकी
जीडीपी माइनस में गई, लेकिन सब सरकारी स्कूल के या क्लर्क या जितने भी लोग थे सबकी तनख्वाह पूरी आई। अगर उनकी तनख्वाह 1 लाख थी तो 1 लाख मिली, और 22,000 थी तो 22,000 मिली। इसका मतलब आपका बहुत सारी चीजों की टेंशन सरकार ले लेती है एक नौकरी लगने पर। तो किसी भी आदमी के मन में अगर गलती से आ जाए कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो सबसे पहले तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर वो किस पोस्ट पर बैठा है तो किसी भी नौकरी, और ये छोड़ना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हारने के चांसेस 100% होते हैं आम आदमी के। उसके पास बैक नहीं होती ना, वो कहाँ जाके प्रचार प्रसार करे। आप मन से बहुत अच्छे हैं, साफ हैं, आप देश का भला करना चाहते हैं, लेकिन जनता तक कैसे पहुंचाओगे बात? तुम्हें करोड़ों रुपए बहाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास है नहीं, कोई क्या जाने तुम क्या हो या तुम क्या कर सकते हो। तो 99.9% तो हार निश्चित है, और उस हार से पहले आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये करना मुश्किल लग रहा है या आसान? इसलिए तुम कभी नहीं सुनते कि लोग नौकरी छोड़ के और इसके लिए खड़े होते हो। इक्का दुक्का कोई हुआ तो वो गायब हो गया। पिछले इलेक्शन में 2019 में, तुम लोगों को अब याद भी नहीं होगा, एक आर्मी के एक आदमी ने, पता नहीं बीएसएफ या किस में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो किसी पैरा में थे, शायद आर्मी में नहीं थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। तेज बहादुर नाम था शायद उनका, क्या नाम था, कुछ इस तरह का नाम था उनका। उन्होंने एक वीडियो बनाई, कहीं ठंडे इलाके में थे वो, खाने की क्वालिटी दिखाई कि हमें 2 दिन में ये खाना मिला। दाल का पानी भी इतना गंदा था कि इंसान उसको ये भी नहीं सोचा था चल दाल ही पी के गुजर बसर कर लें। रोटी इतनी गंदी थी वो, उन्होंने कहा ये रोज का काम है, हमें रोज ये खाना मिलता है, और इतनी ठंड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उस आदमी की वीडियो रात रात में वायरल हो गई। ऐसी चीज लोग फटाफट एक दूसरे को शेयर करते हैं। सुबह तक ये पूरे देश में सबके फोन्स में थी। अब उस आदमी ने वीडियो बनाई थी, सोच के 2-4-10 तक पहुंचेगी, लेकिन सुबह तक ये अखबारों और टीवी और इन सब पे चल गई। अब ये सारा ब्लेम लगा आर्मी के अफसरों पे, क्योंकि खाने का पैसा तो अफसर के हाथ से निकलता है ना भाई। इतना पैसा जाता है, जाता कहाँ है वो, राशन ढंग से क्यों नहीं दे रहे। उस आदमी के ऊपर केस बना दिया जिसने ये वीडियो बनाई कि तुम जो है भारत की सरकार के खिलाफ काम किया तुमने, आर्मी या फौज के खिलाफ। उस आदमी के ऊपर केस कर दिया, उसका कोर्ट मार्शल हो गया। फाइनली वो इतना परेशान हो गया, उसने कहा वैसे भी मुझे निकाल देंगे, अब मैं एंटी हो गया हूँ एक तरह से, तो निकालने से बढ़िया नौकरी छोड़ दूं। उस आदमी ने अपना इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करना बहुत बड़ी बात होती है। 3 उसके बच्चे थे, परिवार था गांव में गरीब, उनके घर में पेंट भी नहीं हो रखा था, तब वायरल हुई थी वो सारी कहानियां। उस आदमी ने इस्तीफा दिया तो लोगों ने कहा आप फेमस हो गए, रातों रात इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन में जीत जाएंगे। उसने इलेक्शन के सारे प्रोसेस पूरे कर लिए, सब काम हो गया। दिल्ली में आके उसने नामांकन भर दिया, अपना कागज वागज सब लगा दिए। जिस दिन इलेक्शन का, तुम्हें पता है इलेक्शन से पहले बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, सबको करनी पड़ती हैं, सारे कागज पत्री सब कुछ करना पड़ता है। अब जिस दिन लास्ट डे था ना भाई, आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो उस दिन वो बिहार में था। तेज बहादुर जो ये आदमी थे, ये बिहार में थे और ये प्रचार प्रसार कर रहे, बिहार या यूपी में। तो इनके पास शाम के 5 बजे फोन जाता है और कहते हैं आपके कागजों में ये कई कमियां हैं, और आप जो है अभी 1 घंटे, 6 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, 1 घंटे में कागजात पूरे पहुंचा दीजिए, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। अब वो आदमी कुछ भी कर लेगा, पता नहीं साइन वाइन थे, कुछ इस तरह का था कि उसको आना पड़ेगा। 1 घंटे में वो किसी भी हाल में बिहार यूपी से दिल्ली नहीं पहुंच सकता। उसके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं है मोदी जी या किसी और की तरह कि वो उसमें बैठेगा और चला आएगा। उसको तो कोई टिकट मिलेगी तो नॉर्मल रेल की मिलेगी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, एक नॉर्मल सा आदमी था। तो ये साफ षड्यंत्र दिखा था उस टाइम पे पढ़े लिखे लोगों को कि जब इसने कागज 20 दिन पहले दे दिए थे तो क्या तभी इसके सारे कागज चेक नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे ना कायदे से। वो किसके खिलाफ खड़ा हुआ तुम्हें सुन के भी अजीब लगेगा, मोदी जी के खिलाफ। जिस सीट से मोदी जी खड़े हुए उसी से उसने अपना पर्चा भरा था कि मैं भी इसी से लड़ूंगा। और बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि पता नहीं चलता राजनीति कब दाव उल्टा पड़ जाए, क्या पता जिसको कुछ भी नहीं समझ रहे थे मोदी जी, वो आदमी जीत जाता, ऐसा हो सकता था। पर उसके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए क्योंकि उसका नामांकन रद्द हो गया, उसके कागज पूरे नहीं बताए गए। और फाइनली आज उसका नाम तक नहीं याद, मुझे इतना याद है तेज बहादुर करके कुछ था, वो पता नहीं एग्जैक्टली था कि नहीं था। ये देखो कुछ साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तो तुम्हें लगता है वो आदमी दोबारा उभरेगा? वो खत्म हो गया। उसके बच्चों की फीस कहाँ से जाती होगी किसी को नहीं पता, वो कैसे क्या, क्योंकि उसका पैसा तो सारा ब्लॉक करवा दिया गया होगा। इतना आसान नहीं होता सरकार के खिलाफ बोल के पैसा निकलवा लेना। ये जितने लोग होते हैं ना सरकारी कामकाज में, इन सबके हर महीने की सैलरी का 10% कटता है। उस पैसे को जब आप रिटायर होते हैं तब मिलता है वो आपको पैसा। वो पैसा तब मिलता है जब आपका बिल्कुल पाक साफ, आपने बहुत अच्छा काम किया हो। जिस आदमी ने सरकार के खिलाफ वीडियो वायरल कर दी, तुम्हें लगता है उसका जो जीपीएफ रहा होगा उसको सरकार निकालने देगी? उसको सरकार इतना दुखी कर देगी, या उसका महकमा, सरकार या जो भी उसका महकमा है, कि उस आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा और 4 साल बाद किसी को नाम याद नहीं रहना। इसीलिए इलेक्शन लड़ना कोई मजाक नहीं होता, और इसीलिए आम आदमी कभी सोच ही नहीं पाता कि मैं चुनाव लड़के जीत भी जाऊं या सरकार बदलेगी। और यही कारण है कि 1952 से आज तक सरकार में वही के वही लोग या तो खानदानी रिपीट हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रिपीट हो रहे हैं। नए आदमी की एंट्री इतनी आसान नहीं है, न लोकसभा में न ही राज्यसभा में, क्योंकि लगभग लोग गरीब आदमी, तुम्हारे मेरे जैसा, जब मैं भी नॉर्मल तुम्हारे जैसी थी, तो हम सब क्या चाहते हैं, हमें क्या मिल जाए, इसी के लिए तो मर रहे हैं। लाभ का पद क्या होती है? सरकारी नौकरी। हमारे लिए लाभ का पद नहीं है, इनके लिए। इनकी नजरों में तुम 20,000 कमाते हो सरकार के, तुम लाभ के पद पे हो। मैं 5 लाख लेता हूँ, मैं लाभ के पद पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो क्या हूँ,
राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। अजीब बात है ना ये, जैसे गलत भी है देखा जाए तो। 22,000 कमाने वाला लाभ के पद पे है और 5 लाख वाला लाभ के पद पे नहीं है। एक एग्जांपल देखो, कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो क्या उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी? नहीं, वो 4 लाख लेता लेता इलेक्शन में खड़ा होगा। हार गया तो हार गया, 4 लाख तो मिलने ही मिलने जब तक मैं रहूंगा, और जीत गया तो 4 लाख को छोड़ के मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 5 लाख पे। इसको 22,000 मिलते हैं, इसका मन कर रहा है मैं राजनीति में घुसूं, मैं कुछ बदलाव लाऊं, लेकिन पहली शर्त क्या है? कागज तब भरना है जब तू क्या कर चुका होगा? नौकरी। और नौकरी छोड़ना मजाक नहीं होता, बहुत टफ, बहुत सर्कमस्टांसेस जो है ना, पता नहीं कब कैसे हो जाएं, तब आपके साथ कोई नहीं होता, तब आपके साथ नौकरी खड़ी होती है सरकारी, इसलिए सरकारी नौकरी फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में बात कर रहे थे। देखो वापस, तो किस चीज पे ना हो ये लोग? लाभ के पद पे ना हो। यहाँ भी यही लिखा है, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो। कितनी एज हो यहाँ? किसमें 30 साल है? और लोकसभा में यहाँ कितने हो सकते हैं? कितने हैं? कितने नहीं आते? कहाँ के नहीं आते? यहाँ कितने हो सकते हैं? हैं कितने? इसमें कितने इलेक्टेड हैं? कितने नॉमिनेटेड हैं? यानी कुल नॉमिनेटेड कितने हैं लोकसभा राज्यसभा में? 12, और वो अपनी अपनी फील्ड के क्या हैं? 4 ही फील्ड हो सकती हैं बस। क्या क्या? कला या आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, समाज सेवा। क्लियर सबको ये? अब ये भीड़ 500 कितने की भीड़ थी वो लोकसभा में? 500। पढ़े लिखे होने जरूरी है क्या सारे? ये पूछ रहे हैं बार बार, ये जो बातें बता रहे हो ना सब पेपरों में आई हैं। 543। यहाँ कितने हैं? ये एक बड़ी भीड़ है जिसमें बहुत सारे धर्मों के, जातियों के, जेंडर भी अलग अलग प्रांत के लोग, तो ये तू में तो होगी कॉमन सेंस के, इतने लोग इकट्ठे बैठेंगे, इसीलिए इन सब के ऊपर एक हेड बना दिया, और उस हेड को नाम दिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। इंग्लिश में उसी को कहते हैं लोकसभा का स्पीकर। यहाँ भी सेम, इसका बस नाम बदल दिया हिंदी में, इसे कहते हैं सभापति। इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीकर दोनों का होता है, ठीक है। इस अध्यक्ष की तबीयत खराब हो, ना आ पाए तो इसका काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। ये ना आ पाए तो हाँ, उपसभापति, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, 545 ये 43 में से ही है, लेकिन ये आदमी इनमें से नहीं है, ये बाहर से आया। और क्यों आया? क्योंकि लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल में कि आपके देश का जो भी उपराष्ट्रपति होगा या भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा पदेन सभापति। पदेन का मतलब एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो। कोई भी सभापति नहीं बन सकता, सिर्फ एक आदमी सभापति की पोस्ट पे आएगा जो क्या बन के बैठा हुआ है आपके देश का? उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति बनेगा, पहले सभापति बनेगा? पहले उपराष्ट्रपति, फिर उसको कहाँ ले जाएंगे? सर आप सभापति भी हो, ये आपका एक्स्ट्रा काम है। समझ में आ गया? ये आदमी बाहर का है, इनमें से नहीं है ये, जबकि ये आदमी इनके बीच का है। इनको 5 साल इन्हीं में रहना है। ये आदमी सिर्फ तब आता है जब इनकी मीटिंग होती है, नहीं तो इनके बीच में नहीं रहता। ये मीटिंग है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रोज में ये भी नहीं आते। क्लियर हो गया सबको? ये आज आपके देश में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ये कौन है जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है? क्या नाम है इनका? वेंकैया नायडू, ठीक है। भारत में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ये एक फैक्ट है। कारण पैसे का जितना मामला होगा ना वो सीधे कहाँ जाएगा? लोकसभा। पैसे का मामला कभी भी राज्यसभा नहीं देख सकती। ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 कहता है अगर कोई भी फाइल तैयार होती है जिस पर लोकसभा के स्पीकर के साइन है प्लस स्टैंप है, यहाँ पे साइन और स्टैंप है लोकसभा के अध्यक्ष की फाइल के बाहर, इसका मतलब ये 100% धन विधेयक या मनी बिल है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मनी बिल कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश होगा? लोकसभा। और लोकसभा में सिर्फ मंत्री पेश करेगा। ये 543 आदमी मंत्री नहीं होते, इनके मंत्री तो सिर्फ कितने % हो सकते हैं? 15। बाकी सब क्या कहलाते हैं? सांसद। सांसद छोटी चीज है, मंत्री बड़ी चीज है। मंत्री को पावर मिलती है, मंत्री को ज्यादा पैसे मिलते हैं, सांसद की पावर नहीं होती। सांसद तो सिर्फ ये मान लो प्रेजेंस होती है, असली पावर किसके हाथ में होती है? मंत्री। और मंत्री कितने % बन सकते हैं? 15। मंत्री सिर्फ उसी पार्टी के बनेंगे जो जीतेगी। आपके देश में आज जितने मंत्री हैं किस पार्टी के हैं? ये बीजेपी। सांसद तो आपके कांग्रेस के भी हैं, लेकिन वो कुछ कर थोड़ी सकते हैं। सांसद के हाथ में कोई पावर नहीं है सिर्फ छुटपुट पावर के अलावा, ये कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। असली पावर यूज कौन करता है आपके देश का? मंत्री। और मंत्री को कौन बनाता है? जिसकी पावर में सरकार आती है। पावर में सरकार किसकी आती है? जिसको 543 में से कितनी सीटें मिल जाएं? 272 प्लस। इसे क्या कहते हैं? ये बहुमत है, मेजॉरिटी है। अगर किसी भी पार्टी को उतनी सीटें मिल गई तो हम कहते हैं ये मेजॉरिटी में आ गई, ये बहुमत में आ गई। और जो सरकार बहुमत में आएगी, जिसकी सरकार, वही लीड लेगी और उसी के मंत्री बनेंगे। आज आपके देश में जितने मंत्री हैं ना सारे किस पार्टी के मिलेंगे? बीजेपी के। मंत्री बनना बड़ी बात है या सांसद?
मंत्री। सबसे आसान है उम्मीदवार बनना, इलेक्शन लड़ना, उसके बाद मुश्किल है सांसद बनना, और उससे मुश्किल है मंत्री बनना। मंत्री 3 तरह के होते हैं, मंत्री भी सारे बराबर नहीं होते। मंत्री 3 तरह के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये खास आदमी होते हैं कैबिनेट मंत्री। इन लोगों की बहुत ज्यादा पैठ होती है और इनकी एक एक बात की, एक एक शब्द की वैल्यू मानी जाती है। इन्होंने कह दिया तो पत्थर की लकीर मान लो। कैबिनेट मंत्री सारे डिसीजंस ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री को हर हाल में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या इंपॉर्टेंट विभाग मिलता है। विदेश मंत्री, गृह मंत्री, कपड़ा मंत्री, रेल मंत्री, सुने नाम, वित्त मंत्री, ये सारे के सारे कौन से मंत्री हैं? कैबिनेट को सारे डिसीजंस लेने हैं। गृह मंत्री की सारी मर्जी चलेगी, वित्त मंत्री की सारी मर्जी चलेगी। इनके डिसीजंस को कान पे से नहीं उतारना। इन्होंने कह दिया तो मान लो कानून बराबर है, फिर उस पर कानून बन जाएगा आसानी से। दूसरे मंत्री होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। ये नाम स्टेट है लेकिन ये राज्य में नहीं, देश में है ये स्टेट, या इन्हीं को हिंदी में कह देते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को इंपॉर्टेंट विभाग मिलने के 50% चांस हैं, मिल भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, स्टेट मिनिस्टर सेकंड लेवल का मिनिस्टर। कई बार क्या होता है, कुछ आदमी खास होते हैं पीएम के, लेकिन पीएम की लिस्ट में खास की संख्या बड़ी होती है। एक एग्जांपल देती हूँ, आज की डेट में आपका पीएम 81 मंत्री बना सकता है टोटल। अभी 81 में से कैबिनेट के मान लीजिए बना लिए उसने 30 मंत्री, तो उसके खास आदमी है 32 और उसने मंत्री बना लिए 30, 2 बच गए ना। इन 2 को वो कैबिनेट में फिट नहीं कर पाया तो क्या बना देगा? उनको क्या कहेगा पता है? कहेगा तुम्हें स्टेट बनाना, चिंता ना करो, तुम स्वतंत्र प्रभार के हो, इंडिपेंडेंट चार्ज दे दूंगा, स्वतंत्र प्रभार। बस नाम के आगे लिखा है राज्य, लेकिन तुम कैबिनेट के बराबर ही अपने आप को मान लो, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार का मतलब तुम्हारी मर्जी चलेगी। तो स्टेट मिनिस्टर 2 लेवल के हैं। एक स्टेट मिनिस्टर है सिर्फ स्टेट मिनिस्टर, और एक स्टेट मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट चार्ज, मेरी मर्जी मैं कुछ भी डिसीजन लूँ। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं इसके खास आदमी, हर किसी को नहीं मिलता इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री ज्यादा होते हैं, उसमें से इंडिपेंडेंट चार्ज 2-4 को पकड़ाया जाता है, जो किसके खास होते हैं? पीएम के। पीएम सबसे क्लोज लोगों को क्या बनवा लेता है? जो थोड़े से नीचे रहेगा इक्का दुक्का आदमी, उन्हें क्या बना लेता है? स्वतंत्र प्रभार। और बाकी जो सेकंड लाइन के उसके दोस्त हैं या इस तरह के लोग हैं, ये स्टेट मिनिस्टर। इन दोनों के नीचे सबसे नीचे आते हैं जिनको आप कहते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स, या हिंदी में डिप्टी, बहुत जगह लिखा मिलेगा उप मंत्री। ये कौन है? जो ठीक ठाक से जिनकी रेपो है, जिन्होंने जीत दिलाने में मदद की है, लेकिन पीएम की नजरों में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन लोगों को कभी भी डिपार्टमेंट नहीं देगा पीएम। इन लोगों को 100% डिपार्टमेंट देगा। इनको डिपार्टमेंट दे भी सकता है और नहीं भी। अगर इंडिपेंडेंट है तो पकड़ा देगा डिपार्टमेंट, और नहीं है तो भैया हमारे साथ काम कर लो। इनको कहेगा तुम डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं ले सकते, तुम किस लेवल के मंत्री हो? डिप्टी या उप मंत्री। तो हम क्या करें जी? तुम हमारी हेल्प कर दो, बस तुम अपने आप को हेल्पर समझो। जैसा जो मदद मांगे, चाहे कैबिनेट, चाहे स्टेट, चाहे इंडिपेंडेंट, तुम मदद कर देना। यानी सबसे नीचे के मंत्री कौन कहलाए? उप मंत्री। और सबसे बढ़िया मंत्री कौन बने? किसमें 2 लेवल के मंत्री बना दिए? स्टेट में। स्टेट में पावरफुल कौन माने जाते हैं? स्वतंत्र। इसके सबसे क्लोज आदमी पीएम क्या बनवा लेता है? कैबिनेट। उससे थोड़े से कम क्लोज, और जो इन दोनों के बीच में है वो स्वतंत्र, और जो सबसे निचले स्तर पे हैं उप मंत्री। क्लियर हो गया? मान लीजिए किसी की लड़ाई होगी कैबिनेट की पीएम के साथ, तो पीएम की पता कितनी पावर है? अगली सुबह पढ़ोगे प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया। ऐसे तुम कई बार मोदी जी का पढ़ चुके हो। और रातों रात क्या होगा? कई कैबिनेट मंत्री हटा दिए जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, मिनिस्ट्री से गायब। कई नए मंत्री बन जाएंगे, कोई कैबिनेट, कोई स्टेट और कोई उप। अभी पिछले से पिछले महीने याद करो, कई इस तरह के चेहरे जो कि बीजेपी में बाद में आए हैं, उनको मंत्रालय पकड़ा रखा है। और कई बड़े चेहरे हटा दिए मोदी जी ने। किस रैंक से भी हटे हैं लोग? कैबिनेट से भी और स्टेट से भी। अगर पीएम चाहे ना तो कैबिनेट को उठा के यहाँ पटक देगा, और पीएम किसी से खुश है तो डिप्टी को क्या बना देगा? कैबिनेट। स्टेट को डिप्टी बना देगा, डिप्टी को स्टेट। किसी को भी चेंज कर सकता है। कौन है ये चेंज करने वाला? पीएम। करवाने की नाम लेता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर सारी पावर कौन यूज करता है? पीएम। बस लिस्ट पकड़ा देता है राष्ट्रपति, सर ये चेंज करना है, राष्ट्रपति जैसा वो कहता है वैसा चेंज कर देता है। आ गया समझ में? ये इन सबको मिला के आप कहते हो ये हमारे प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें फालतू के लोग भी भरे पड़े हैं। कुछ खास लोगों को ये कहता है तुम मेरा मंत्रिमंडल हो। देखो अंतर, मंडल छोटा शब्द है, परिषद बड़ा। इसमें सब आ गए। सबसे मेरा मतलब है पीएम प्लस कैबिनेट प्लस स्टेट, इसके दोनों प्लस डिप्टी। मंत्रिमंडल को ये अपने घर बुला लेता है बहुत बार, किचन कैबिनेट, भाई मेरे खास आदमी। तो इसमें ये पीएम प्लस सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? कैबिनेट। बाकियों की एंट्री क्लोज है, बाकी कोई नहीं आएगा। मंडल खास आदमी होते हैं जिनको अंदर की गुप्त सारी बातें पता है। अब अगला स्टेप पीएम का ये होगा। मैंने तुम्हें बताया था जब ये जम्मू कश्मीर में रातों रात फौज पहुंची तो किसी को खबर नहीं थी कि क्या होने वाली है। ये अमित शाह जानते थे, नितिन गडकरी जानते थे, मोदी जी और एक और कौन था, 4 आदमियों को पता था बस कि अब ये होगा। पूरे देश को क्या कहा था कि कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, और इनकी खुद की सीएम को भी लग रहा था कि कश्मीर में बदलाव आएगा। 1.5 साल बाद अचानक से रातों रात पूरी फौज उतर के और
और कश्मीर को ब्लॉक कर देती है, हर घर को बंद कर दिया। ये सब सिर्फ 4 खास आदमी जानते थे और वो पीएम के किसमें शामिल थे? कैबिनेट। अगर ये बातें सबको बता देना तो कोई मंत्री किसी को बताए, किसी को बात बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। तो जो खासे डिसीजंस हैं वो परिषद लेती है या मंडल लेता है? लेकिन जो देश के बड़े डिसीजंस हैं जो खुलेआम लिए जाते हैं वो कौन लेती है? पीएम हमेशा सलाह करता है मंत्री परिषद के साथ, पर जो बहुत गहन कोई बहुत ही बड़ी बात है देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी, वो परिषद में नहीं जाती। वो कौन डिसीजन ले लेता है? मंडल। मंडल में कौन कौन आते हैं? पीएम प्लस कैबिनेट। और परिषद में कौन कौन आते हैं? पीएम प्लस कैबिनेट प्लस स्टेट प्लस डिप्टी। ये सब पढ़े लिखे होने जरूरी है, अनपढ़ भी चलेंगे? फिर ये काम कैसे करते हैं? इन सबके नीचे काम करने वाले सेक्रेटरी होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं सचिव। सचिव कोई भी बन सकता है बशर्ते कि वो देश में किस रैंक पर रहा हो। और आप सब जानते हैं देश के 100 क्रीम लेयर के जो बच्चे होते हैं ना यूपीएससी के, 80 से 100, बस वही आईएएस बनते हैं। ये 300-400 वाले का आईएएस में नंबर नहीं आता, 400-500 वाले आईआरएस और पीछे जाते हैं। आईएएस का मतलब देश का बेस्ट दिमाग। ये कई साल तक काम को समझते हैं, काम करते हैं, फिर जब सरकार को लगता है ना ये हमारे हक में, हमारे फेवर में काम करता था, सरकार बेस्ट आईएएस को उठा के क्या बनवा लेती है अपने? हाँ, इन्हें बोलते हैं सेक्रेटरी। किसी भी डिपार्टमेंट का नाम जो तुमने सुना है ना उसमें तुम सेक्रेटरी सर्च करना, तुरंत निकल के आएगा। वो कोई रिटायर्ड आईएएस अफसर मिलेगा और इनका दिमाग है देश चलाने के पीछे। आपको ये कह देगा आईएएस ही सब कुछ है, नहीं, आईएएस नहीं, मंत्री की भी इंपॉर्टेंस है। कैसे? किसी भी मुद्दे पे, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, सड़कों का प्रोजेक्ट है, मंत्री को बना दिया किसी को ऐसे को जिसको कि सड़कों का ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं सड़क कैसे बनती है, कितना खर्चा, कौन सी सड़क कहाँ से कनेक्ट करनी है, तो ये सब काम एक आईएएस को दिया जाएगा। जो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है तो ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई सचिव भी होगा। अब ये पता बड़े बड़े बहुत सारे लोगों को बुलाएगा जो पढ़े लिखे होंगे, जिनकी नॉलेज होगी, और ये पूरे खाके पूरे मैप तैयार करेंगे। ये मान लीजिए कहते हैं इस तरह से यहाँ से सड़क निकलेगी, ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ये सब दिमाग का काम है। फिर ये कहते हैं अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे पैरेलल सड़कें निकाल दीजिए। इन्होंने कई प्रोजेक्ट, कई आइडियाज बनाए, इन सबको कागजों पे उतार के 4-5 को, और फिर ये मंत्री को दिखाते हैं। फिर मंत्री कहते हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो कहते हैं सर सारे बेस्ट हैं, आप जिस पे निशान लगा देंगे वही फाइनल। अब मंत्री को कुछ नहीं पता ना, तब भी उसके मन में आ रहा है गोल चक्कर सा ठीक लग रहा है, इस पे टिक कर देता हूँ, तो फिर बस ये बन गया, ये प्रोजेक्ट है। दिमाग मंत्री का कहीं नहीं लगा, ये सारा दिमाग किसका लगा है? आईएएस का। आईएएस क्या बना लेते हैं? ये अपने सचिव। तो इस देश को असलियत में चला रहे हैं आईएएस, ब्यूरोक्रेसी। पर दिक्कत की बात पता है क्या है? ये आईएएस भी कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं। किसके दबाव में? क्योंकि सरकार अनपढ़ भी हो कोई मंत्री तो भी उसकी वैल्यू आईएएस से ज्यादा है। मैंने शायद आपको कई बार बताया, ये 2 तरह के हैं आपके देश में, एक परमानेंट है और एक है टेम्परेरी। असली वैल्यू किसकी होती है? आपके देश में उल्टा है। आपके देश में टेम्परेरी होते हैं एमपी और एमएलए, 5 साल बाद गायब भी तो हो जाते हैं। परमानेंट होते हैं आईएएस। लेकिन एक एमपी और आईएएस अगर खड़े हैं और सीट एक है तो कौन बैठेगा? आईएएस बैठ ही नहीं सकता, उसका पहला हक है उसका वो एमपी को, और अगर एमपी नहीं बैठा ना तो आईएएस भी खड़ा रहेगा, वो इसके सामने बैठ नहीं पाएगा। अगर कुर्सी एक है, इसका हक है पहला, अगर ये अपनी प्रेफरेंस से नहीं बैठता तो ये तो बैठेगा ही नहीं, ये इसके सामने कभी नहीं बैठेगा। अगर दोनों एक मीटिंग में पहुंचे हैं ना तो पहले पहुंचना इसको पड़ता है। अगर दोनों को एक जगह जाना है, दोनों भाई वहाँ के गेस्ट हैं, ये जाके सारा काम धाम देखेगा, कहाँ मंत्री जी बैठेंगे, आसपास चेकिंग कैसी है, पानी में सब ठीक है, फिर इनकी एंट्री होगी। और जब ये आएंगे तो ये उनके स्वागत में खड़े होंगे। ये कोड है आपके यहाँ का, सबको फॉलो करना है, चाहे कोई अनपढ़ एमपी हो, चाहे कोई आईएएस बहुत पढ़ा लिखा बहुत क्वालिफाइड हो। तो आपके यहाँ ये तरीका है, कोड ऑफ कंडक्ट है। एमपी की वैल्यू ज्यादा है, जो कि कैसा एग्जीक्यूटिव है? टेम्परेरी। और आईएएस कैसा है? परमानेंट। लेकिन वैल्यू ज्यादा किसकी है? टेम्परेरी की। सिर्फ आपके देश में है ये। बुक लाए हो आज? ठीक है, कुछ लोग लाए नहीं होंगे किताब, कोई नहीं, मैं किताब से कल आज सिर्फ एक आइडिया दे दूं, देखो जरा कहाँ पढ़ेंगे। एक तो मुझे ये बताओ, कंटेंट निकालो जरा विषय सूची वाला, इसमें देखना जरा 2nd चैप्टर पूरा हो गया संविधान सभा। जो पुराने बच्चे जो पिछले इस महीने से पढ़ रहे हैं ना, सितंबर के आखिर से, उनको देखो संविधान सभा पढ़ा दिया था पूरा। भारतीय संविधान के स्रोत नहीं पढ़ाए थे मैंने जानबूझ के। संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां तुम याद करो, अनुसूचियां पूरी करा दी हैं। भाग 5 कराए थे सिर्फ जानबूझ के, और अनुच्छेद भी कुछ कुछ कराए थे, सारे कंप्लीट। 1 से लेके कितने तक पूरे पढ़ा दिए थे? 51 तक। याद है ये? देखो 1 से 4 तक, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A, इतने पढ़ा दिए तुम्हें। कौन? ये तो है आर्टिकल्स, अनुच्छेद। भाग कौन सा था? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 4A। इन सब में याद होगा ना क्या क्या था? भाग 1 में क्या था? देश। देश के कितनी चीजें हैं? एक स्टेट्स और एक यूटी। इसमें क्या थी? नागरिकता। क्या सारे तुम्हें मिलेंगे सारे अधिकार? हमें तो सारे ही मिलेंगे मौलिक अधिकार। विदेशियों से कुछ छीन लिए थे, तुम्हें ये वाले नहीं देंगे। कौन कौन से थे वो? अल्पसंख्यक वाले थे ना, अल्पसंख्यक जाति धर्म वाले, 16 वाला था। 12 से 35 में क्या थे? मौलिक अधिकार। अगर ना दे कोई तो कहां सीधे पहुंचे हम? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल था? 32। सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता हो तो हाई कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत? 226। रिट्स कराई थी 5 इसमें। इसके बाद इसमें क्या थे? मौलिक नहीं, सॉरी, डीपीएसपी, भाई राज्य सरकार को ये करना चाहिए। और इसमें क्या थे? मौलिक कर्तव्य। शुरू से थे या बाद में आए? क्या नाम था उसका? सरदार
स्वर्ण सिंह। कौन पीएम थी तुम्हारी? इंदिरा गांधी। ये 51A जब आया, कौन से सन में आया था ये? 1976 में। देश में क्या लगी हुई थी? इमरजेंसी, आपातकाल। 75-77 का कौन सा अमेंडमेंट था, अगर अमेंडमेंट याद हो? 42वां। क्या कहते हैं इसको इंदिरा गांधी? अपना खुद का संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद है सबको ये चीजें? हाँ, यही पढ़ी थी, सारी नहीं पढ़ाई अभी, सिर्फ आधी पढ़ाई थी। इसके बाद ये टिक कर लो जो जो हमने पढ़ लिया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पूरा पढ़ाया था, कैसे कैसे स्टेट्स बने हैं, 5वां। छठा पूरा करा दिया, मौलिक अधिकार। 7वां पूरा करा दिया, मौलिक कर्तव्य। अब 8वां शुरू करेंगे, जिसका पहला पार्ट क्या लिखा है? ए पार्ट, संसद। संसद में आज मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई, क्या क्या होती है संसद में? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। एक बार पेज नंबर 76 निकालो किताब में, 76, संघीय प्रशासन। इसमें देखो 76 में सबसे पहली हेडिंग है संसद, फिर उसके नीचे देखो राज्यसभा, अगले पेज पे राज्यसभा की सीट्स और शक्तियां, शायद सीट्स बीच में एक दिन कराई थी, है ना। उसके आगे देखो लोकसभा है, फिर लोकसभा की सीट्स हैं, उसकी शक्तियां हैं। ये कल पढ़ाऊंगी, आज इसका बेस मैंने बता दिया तुम्हें, कल इसको पढ़ेंगे। बुक्स लेकर आना कल सभी लोग।